2003 में एक पैरासिटिक फंगस का आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे जैसे साल बीतते गए ज्यादा से ज्यादा लोग मरते गए, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड होते थे वो भयानक मॉन्स्टर्स में बदल जाते थे और बाइट के जरिए इन्फेक्शन फैलाते थे। इनिशियल आउटब्रेक के 20 साल बाद दुनिया पूरी तरह पोस्ट एपोकैलिप्टिक बन चुकी है और अब एक डिक्टेटोरियल रेजिम इसे कंट्रोल कर रहा है। जोएल एक अकेला आदमी है जो एक लड़की एली के साथ सफर पर निकलता है, जो कि इन्फेक्शन से इम्यून है। आखिरकार एली को फायरफ्लाइज नाम के एक रेवोल्यूशनरी मिलिशिया ग्रुप द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जो इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि एली की जान जा सकती है अगर वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई। जोएल फायरफ्लाई से लड़ता है और बेहोश एली को हॉस्पिटल से रेस्क्यू कर लेता है। जब एली उठती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो जोएल झूठ बोलता है। वो कहता है कि डॉक्टर्स ने और भी इम्यून लोगों पर ट्राई किया था, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। उधर फायरफ्लाइज उन लोगों को दफना देते हैं जो जोएल के हमले में मारे गए, और अभी जो अपने पिता को खो चुकी होती है कसम खाती है कि वो जोएल से बदला लेगी। 5 साल बाद जोएल और एली अब व्योम में बचे हुए लोगों की एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। एली अब लड़कों के साथ स्पारिंग प्रैक्टिस करती है और अपनी जीत से प्राउड फील करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोएल ने लड़कों से कहा था कि एली पर ज्यादा वार न करें, तो वो गुस्से में आ जाती है। एक दिन कंस्ट्रक्शन टीम को एक पुराना पाइप मिलता है जो जड़ों से भरा हुआ होता है। दीना, एली की गर्लफ्रेंड, ये बात जोएल को बताती है क्योंकि जोएल इस जगह का फॉरमैन है। वो उसे कुछ ब्रेकर्स ठीक करते हुए पाती है और जोएल से कहती है कि उसे भी सिखाए। बातचीत के दौरान दीना को पता चलता है कि जोएल थेरेपी ले रहा है। जोएल उससे ये बात गुप्त रखने को कहता है। एक दिन पेट्रोल पर एली और जोएल का भाई टॉमी कुछ इन्फेक्टेड को स्नाइपर राइफल से मारते हैं। उन्हें लगता है कि इलाके में इन्फेक्टेड की संख्या बढ़ रही है। काम खत्म होने के बाद टॉमी चाहता है कि एली गेट पर निगरानी रखे, लेकिन एली को लगता है कि जोएल ने उसे ऐसा करने को कहा है, इसीलिए वो टॉमी को मना लेती है कि वो उसे पेट्रोल ड्यूटी पर रखे। थोड़ी देर बाद एक नया ग्रुप शहर में रेफ्यूजीज के रूप में आता है। मरिया को जगह की कमी की चिंता होती है और जोएल सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये कि कुछ लोगों को जंगल में भेजना पड़ेगा। मरिया उसे रिमाइंड करती है कि जोएल खुद भी एक टाइम पर रेफ्यूजी था। इसके बाद जोएल गेल नाम की थेरेपिस्ट से मिलने जाता है। वो गेल से कहता है कि एली के साथ उसका रिश्ता बिगड़ चुका है। गेल उसे कहती है कि उसे एली को सच बता देना चाहिए कि उसने उसे हॉस्पिटल से बचाया था। गेल एडमिट करती है कि उसे जोएल से नफरत है क्योंकि जोएल ने उसके पति यूजीन को मार दिया था। वो जोएल से पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है, तो जोएल रोते हुए कहता है, जाने से पहले मैंने उससे बचा लिया था। अगले दिन एली पेट्रोल पर जाती है और कुछ नए रेफ्यूजीज के साथ। रास्ते में उन्हें खून के निशान मिलते हैं। एली दूसरों की वार्निंग्स इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। दीना उसका पीछा करती है। वे दोनों मिलकर एक बेयर और कुछ इन्फेक्टेड की लाशें पाती है। ऐसा लगता है कि एक इंटेंस फाइट हुई थी जिसमें सभी मारे गए। एक डिजर्टेड मार्केट की दीवार पर खून के निशान होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शायद कोई इन्फेक्टेड अंदर है। दोनों डिसाइड करती है कि वो अंदर जाकर जांच करेंगे। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचती है, उन्हें कुछ साउंड सुनाई देती है जो कंफर्म करती है कि अंदर 2 इन्फेक्टेड है। लड़कियां अलग हो जाती है और एली सबसे पहले एक इन्फेक्टेड से भिड़ती है। वो उसकी बैक पर कूद जाती है और तब तक उस पर वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। दीना दूसरे इन्फेक्टेड को मारने के बाद एली के पास आकर उससे ज्वाइन हो जाती है। बाहर निकलते वक्त एली का पैर एक वीक फ्लोरबोर्ड पर पड़ जाता है और फर्श टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जब दीना एग्जिट ढूंढने जाती है, एली चारों तरफ देखती है और उसे एक इन्फेक्टेड दिखाई देता है। वो अपनी गन रेडी करती है और उस क्रीचर पर चिल्लाती है जो फौरन भाग जाता है। एली उसका पीछा करती है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड पीछे से स्नीक अटैक करता है, लेकिन एली को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है और वो फायर कर देती है। मॉन्स्टर उसे डॉज करता है और बगल से उस पर हमला कर देता है। इस स्ट्रगल में एली का पेट स्क्रैच कट हो जाता है। थैंकफुली एली के पास एक बैकअप पिस्टल होती है और वो उसी से इन्फेक्टेड को शूट करके मार देती है। जब दीना उसे ढूंढ लेती है, एली अपनी चोट को छिपाने की कोशिश करती है। बाद में वे दोनों काउंसिल को रिपोर्ट करती है कि इन्फेक्टेड अब ज्यादा इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं। इससे सभी को डर लगने लगता है कि कहीं कोई मैसिव होर्ड अटैक ना हो जाए। इसके बाद एली अपने घर लौटती है और नाइफ से अपनी वाउंड पर स्टिचेस लगाकर इन्फेक्शन के निशान को छिपाने की कोशिश करती है। रात में शहर में न्यू ईयर्स पार्टी होती है। दीना, जो थोड़ी नशे में होती है, एली को डांस के लिए कहती है और फिर उससे फ्लर्ट करने लगती है, वर्बली और फिजिकली दोनों तरह से। ये इवेंचुअली एक किस में बदल जाता है। तभी सेठ बीच में आकर उन्हें टोकता है और रिमाइंड करता है कि ये एक फैमिली इवेंट है। लड़कियां जाने लगती है, लेकिन सेठ उन्हें गलियां दे देता है। इस पर जोएल सेठ को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि बाहर निकलो। सेठ के जाने के बाद एली जोएल पर बुरी तरह भड़क जाती है और कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जोएल शेम और ऑकवर्डनेस में वहां से चला जाता है। उसी समय एक ब्रोकन गैस लाइन में फंगस की रूट्स फैलती नजर आती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वहां फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है। दूसरी तरफ पहाड़ों में अब्बी और उसका ग्रुप शहर को डिस्टेंट बाइनोक्यूलर व्यू से देखता है। रात के लिए जब वो एक लॉज में रुकते हैं, अब्बी को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो पहले खुद को और फिर अपने मर्डर्ड फादर की लाश देखती है। सुबह उठकर वो अपने दोस्तों के साथ शहर की ओर देखती है और ये देखकर सरप्राइज होती है कि ये कोई छोटा आउटपोस्ट नहीं है, बल्कि एक हेविली फोर्टिफाइड सिटी है। गार्ड्स, पैट्रोल्स और डिफेंसेस इसे अंदर से घुसने में मुश्किल बना रहे हैं। उस दिन सुबह जब एली उठती है, उसे पता चलता है कि पूरा शहर हाई अलर्ट पर है। रीजन ये था कि कल रात पेट्रोल यूनिट को बर्फ के नीचे बहुत सारे इन्फेक्टेड की डेड बॉडीज मिली और शायद उनके नीचे
कुछ लाइव इन्फेक्टेड भी छुपे हुए थे। टॉमी एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट करता है और सबको इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान रिमाइंड करता है। अगर अलार्म बजे तो सारे सिविलियंस को बेसमेंट्स और शॉप्स में हाइड होना होगा और बाकी फाइटर्स को रूफ टॉप्स पर जाकर लड़ाई करनी होगी। मीटिंग के बाद सेठ अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और एली को पैक्ड फूड देता है पेट्रोल के लिए, लेकिन एली उसे रिजेक्ट कर देती है। एली और दीना का एक्स हस्बैंड जैसे पेट्रोल पर निकलते हैं और देखते हैं कि एक स्नो स्टॉर्म आ रहा है। थोड़ी ही देर में सारी टीम विजिबिलिटी लूज होने की रिपोर्ट देती है और टॉमी रेडियो पर सबको रिटर्न करने को कहता है, लेकिन जैसे और एली बहुत दूर होते हैं और सेफ वापसी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वो अपने हॉर्सेस को स्टेबल में रखते हैं और एक स्टोर में जाकर छिप जाते हैं। स्टोर में उन्हें कुछ मैरिजुआना प्लांट्स और एक फायरफ्लाई पेंडेंट मिलता है, जैसे बताता है कि ये पेंडेंट उसके पुराने साथी यू का था, जिसने फायरफ्लाइज छोड़ दिए थे क्योंकि वो लोगों को मारते मारते थक गया था। जोएल को उसे मारना पड़ा था जब यू खुद इन्फेक्टेड हो गया था। दूसरी ओर पहाड़ों में अभी पेट्रोल करते हुए जोएल और दीना को देखती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन पहाड़ी से उतरते समय वो फिसल कर गिर जाती है। ये एरिया बर्फ में छिपे इन्फेक्टेड से भरा होता है, जो उसकी आवाज सुनकर तुरंत अवेक हो जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। अभी एक पुरानी कॉपर माइन वॉल तक भागती है और इन्फेक्टेड को किक मारते हुए सीढ़ी पर चढ़ती है और दूसरी तरफ जंप कर जाती है। जैसे ही वह एक इमारत के पीछे छिपती है, इन्फेक्टेड एक फेंस के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो फेंस अचानक गिर जाती है। अभी जल्दी से क्रॉल करके एक तंग जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक इन्फेक्टेड उस पर कूद पड़ता है। उससे पहले कि वो उसे कर पाए, जोएल उस इन्फेक्टेड के सिर में गोली मारता है और अबी को इमारत के अंदर छिपने में हेल्प करता है। दीना हॉर्सेस के साथ बाहर वेट कर रही होती है और बताती है कि स्टॉर्म के चलते वे अब शहर रिटर्न नहीं कर सकते। इन्फेक्टेड्स दरवाजे पर धमकाने लगते हैं, इसलिए अबी एक लॉज इन द माउंटेन्स का जिक्र करती है। सब अग्री करते हैं उसके साथ चलने को और इन्फेक्टेड्स दरवाजा तोड़ने से ठीक पहले वे हॉर्स राइड करके वहां से निकल जाते हैं। शहर में टॉमी जोएल और दीना से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वही दो लोग हैं जिनसे अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे और एली रेडियो पर कॉल सुनते हैं और तुरंत उन्हें सर्च करने निकलते हैं। उधर कंस्ट्रक्शन क्रू पुराने पाइप्स को तोड़ते हुए अंत में फंगस ढूंढ लेते हैं, जो आसपास के सारे इन्फेक्टेड को अट्रैक्ट करता है। जोएल की टीम का पीछा कर रही इन्फेक्टेड भीड़ अचानक दिशा बदलती है और शहर की ओर बढ़ती है। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और तुरंत अलार्म बजा देता है। सभी सिविलियंस बेसमेंट में हाइड हो जाते हैं और फाइटर्स अपने हथियारों के साथ वॉल्स की तरफ दौड़ते हैं। वे इन्फेक्टेड पर ऑयल बैरल्स फेंकते हैं और फिर उन्हें आग लगा देते हैं, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड मारे जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें एक एक करके हंट करके मार गिराया जाता है। अचानक इन्फेक्टेड क्रीचर अपने रास्ते से हट जाता है और एक मैसिव क्रीचर, जिसे ब्लोटर के नाम से जाना जाता है, दीवार पर हमला कर देता है और आखिरकार उसे तोड़ देता है। रूफ्स पर मौजूद लोग तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। वही टॉमी और कुछ दूसरे लोग आग फेंकने वाले हथियारों से सड़कों को ब्लॉक करने लगते हैं। वो ब्लोटर को बिल्डिंग से दूर रखने के लिए उस पर लगातार गन फायर करता है और जब वो काफी करीब आ जाता है तो उसके पास मौजूद ईंधन खत्म होने से पहले ही वो उसे जलाकर मार देता है। मरिया केओस के बीच भागते हुए कुत्तों के शेल्टर तक पहुंचती है और वहां से अटैक डॉग्स को छोड़ देती है। ये डॉग्स सिर्फ तभी इन्फेक्टेड और बिटन ह्यूमंस को मारते हैं जब ये पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि वे थ्रेट है। लॉज में अभी अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन दीना और जोएल से कराती है, लेकिन जैसे ही जोएल और दीना को उसका नाम पता चलता है, वे अलर्ट हो जाते हैं। अभी के दोस्त तुरंत दीना को हॉस्टेज बना लेते हैं। बाकी लोग उसे सेडेटिव इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। अभी जोएल से कहती है कि फायरफ्लाइज अब एग्जिस्ट नहीं करते और अब उसे सच्चाई चाहिए। जोएल फाइनली मान लेता है कि उसने ही क्लिनिक पर हमला किया था। तभी अब्बी उसके पैर पर गोली मार देती है। फिर वो अपने दोस्त से उसके जख्म पर मरहम लगाने को कहती है और जोएल से कहती है कि उसने उसके पिता को मारा था, जो उस क्लिनिक में डॉक्टर थे। जोएल रिस्पॉन्स कोल्डली, बस करो और ये सब खत्म करो। तो अब्बी एक गोल्फ क्लब उठाती है और जोएल को पीटना शुरू कर देती है। बाहर एली लॉज के पास कुछ घोड़े देखती है और सस्पिशियस होकर अंदर जाती है। वो आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अब्बी जोएल को बेरमी से पीट रही है, लेकिन इससे पहले कि एली कुछ कर सके, अब्बी के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। एली चिल्लाती है जोएल, और जोएल थोड़ा हिलता है, लेकिन तभी अब्बी उसकी नेक पर नाइफ घूम देती है। एली रोती है, टूट जाती है और कसम खाती है कि वो बदला लेगी, उन सभी को मारेगी। लेकिन वो ग्रुप उसकी बात इग्नोर करता है और वहां से चले जाते हैं। एली घिसटते हुए जोएल के डेड बॉडी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। बैक इन टाउन लोग लास्ट इन्फेक्टेड को एलिमिनेट करते हैं और आग पर कंट्रोल पा लेते हैं। कुछ समय बाद दीना और जैसे एली को जोएल की बॉडी के साथ घोड़े पर लादकर वापस लाते हैं। एली कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में होश में आती है, लेकिन जोएल की मौत याद आते ही पैनिक करने लगती है। एक नर्स उसे सेडेट कर देती है। 3 महीने बाद शहर अब भी रीबिल्ड हो रहा है। एक डॉक्टर एली की जांच करता है और कहता है कि वो फिजिकली ठीक है और डिस्चार्ज हो सकती है, पर उसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करना होगा। गेल, एक काउंसलर, एली से बात करती है और जोएल से उसके रिश्ते पर चर्चा करने की कोशिश करती है, लेकिन एली का मूड ऑफ होता है और वो ज्यादा खुलती नहीं। गेल निराश होकर उसे जाने देती है। जब एली घर पहुंचती है तो उसे जोएल के लिए छोड़ी गई ट्रिब्यूट्स मिलती है। वो जोएल की रिवॉल्वर और जैकेट उठाती है, लेकिन क्लोथ्स पर उसकी खुशबू सूंघते ही वो घबरा जाती है। जब दीना आती है तो एली तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और एक्ट करती है जैसे वो ठीक है। दीना बताती है कि उसे उन लोगों के बारे में पता चला है जिन्होंने जोएल की हत्या की थी। उनके कपड़ों पर एक भेड़िए के सिर का सिंबल था और उस पर लिखा था
WLF मतलब वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट। ये एक रिबल ग्रुप है जो मिलिट्री से लड़ता है और सियाटल में बेस रखता है। एली ये इन्फो लेकर टॉमी के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि एक टीम भेजी जाए जोएल के हत्यारों को ढूंढने और इंसाफ दिलाने के लिए। टॉमी कहता है कि वह ये प्रपोजल काउंसिल के सामने रखेगा। मीनवाइल जंगल में एक रिलीजियस कल्ट जिसे सेराफाइट्स कहा जाता है एक ट्रेल पर चल रहा होता है। उनका लीडर सीटी बजाकर स्काउट से कम्युनिकेट करता है ताकि वे जान सके कि रास्ता क्लियर है या नहीं। लीडर की बेटी पूछती है कि प्रॉफेट उन्हें बचाने क्यों नहीं आते। लीडर एक्सप्लेन करता है कि प्रॉफेट कोई जादूगर नहीं थी, वो मर चुकी है और अब वे सिर्फ उसके टीचिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी स्काउट एक वार्निंग विसल बजाता है, भेड़िए आ रहे हैं, यानी WLF। सभी कल्ट मेंबर्स छिप जाते हैं। अगले दिन काउंसिल डिसाइड करती है कि क्या जोएल के हत्यारों का पता लगाने के लिए कोई टीम भेजी जानी चाहिए। कई लोग अपोज करते हैं। उनका कहना है कि अभी शहर रिबिल्डिंग मोड में है और उनकी वॉल्स की रक्षा जरूरी है। पर सेठ, जो पहले विरोध में था, अचानक बदले के पक्ष में वोट करता है। सब चौंक जाते हैं। एली एक पैशनेट स्पीच देती है। ये रिवेंज नहीं है, ये जस्टिस है। इससे एली को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन आखिर में वोट उन लोगों के पक्ष में चला जाता है जो इस प्लान के खिलाफ थे। हार मानने से इनकार करते हुए एली घर भागती है और खुद अकेले जाने के लिए अपना गियर पैक करना शुरू कर देती है। दीना उससे मिलने आती है और ये कहकर सरप्राइज कर देती है कि वो भी साथ चलेगी। उसने मैप पर एक सेफ राउट भी तैयार कर लिया है। मिडनाइट में लड़कियां सेठ से मिलती है जो उनके लिए एक घोड़ा और अच्छे हथियार लेकर आता है। चलने से पहले एली सभी से हैंडशेक करती है। सुबह वे जोएल की कब्र पर रुकते हैं। एली कुछ कॉफी बीन्स छोड़कर उसे अलविदा कहती है। अगले कुछ दिनों तक लड़कियां घोड़े पर राइड करती है और रास्ते में कुछ गेम्स खेलती है, कहानियां सुनाती है ताकि सफर इंटरेस्टिंग रहे। एक रात तेज बारिश के कारण वे कैंप में रुकती है और फिर अपने बीच हुए किसके बारे में बात करती है। शुरू में दोनों ये मानती है कि वो बस नशे में किया गया एक्ट था और उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन सोने से पहले दीना सॉफ्टली कहती है, मैं इतनी भी नशे में नहीं थी। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, उन्हें एक रिलीजियस स्काउट की डेड बॉडी मिलती है। उसके क्लोथिंग सिंबल से पता चलता है कि वह किसी धार्मिक ग्रुप से था, लेकिन वे पहचान नहीं पाते कि कौन सा। उसके शरीर पर लगे गन शॉट मार्क्स ये बताते हैं कि उसे मिलिट्री ने नहीं मारा। दीना झाड़ियों में कुछ ढूंढने जाती है, लेकिन वो तुरंत वापस आती है और उल्टी कर देती है। जब एली ने देखा तो वहाँ एक रिलीजियस ग्रुप के और भी डेड बॉडीज पड़े थे, यहाँ तक कि एक यंग गर्ल भी थी। एली ये सोचकर डर जाती है कि कहीं ये सब अभी के लोगों ने तो नहीं किया। कुछ समय बाद वे सियाटल पहुंचती है और वहाँ की शांति देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। मीनवाइल स्पेस नीडल में एक सोल्जर रेडियो पर ऑल क्लियर की रिपोर्ट देता है। तभी WLF यानी वुल्व्स के आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ एक बड़ी फौज शहर में मार्च करती है। फ्लैशबैक में एक मिलिट्री स्क्वाड को सियाटल क्वारंटाइन जोन में पेट्रोल करते हुए दिखाया जाता है। अचानक उनकी वैन को हेनरान के नेतृत्व में वुल्व्स का एक ग्रुप घेर लेता है। सार्जेंट इसाक एक प्राइवेट सोल्जर के साथ वैन से बाहर आता है और हेनरान की पहचान कंफर्म करता है। फिर इसाक 2 ग्रेनेड्स वैन के अंदर फेंकता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अंदर के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। हेनरान से हैंडशेक करने के बाद इसाक उस प्राइवेट को कहता है, अब तुम्हें चूज करना होगा। प्रेजेंट में लड़कियां एक फार्मेसी पर रुकती है थोड़ा सामान लेने के लिए। दीना बाथरूम जाती है। फिर वे जर्नी जारी रखती है और रास्ते में उन्हें बहुत सारे डेड बॉडीज और छोड़े गए मिलिट्री व्हीकल्स मिलते हैं। दीना अपनी बाइनोक्यूलर से देखती है और नोटिस करती है कि टीवी स्टेशन के ऊपर लगे एक सैटेलाइट डिश पर WLF लिखा है। वे प्लान बनाते हैं कि रात में हमला करेंगे और अभी के लिए एक म्यूजिक स्टोर में छिप जाते हैं। एली वहाँ एक गिटार ढूंढती है और दीना के लिए एक गाना बजाती है। एक अबैंडन्ड रेस्टोरेंट की किचन में इसाक एक पैन को टॉर्चर के लिए गर्म कर रहा है। उसका कैदी एक सेराफाइट्स ग्रुप का सदस्य होता है जिसे इसाक मजाक में स्कार्स कहता है। उसके शरीर पर टॉर्चर के कई घाव होते हैं। इसाक उस पैन से उसे जलाता है, होपिंग कि वो स्कार्स के अगले अटैक के बारे में कुछ बताए, लेकिन वो आदमी सिर्फ प्रार्थना करता रहता है और अगली बार के लिए खुद हाथ आगे कर देता है, ये देखकर कि वो कभी नहीं बोलेगा। इसाक उसे गोली मारकर मार देता है। उसी रात एली और दीना एक टूटी हुई विंडो से चढ़कर टीवी स्टेशन के अंदर घुसती है। जैसे ही वे एक हॉलवे में जाती है, उन्हें एक डेड WLF सोल्जर मिलता है। उसके सीने में एरोज घुसे होते हैं। दूसरे कमरे में वे देखते हैं कि कई WLF मेंबर्स को ब्रूटली टॉर्चर्ड करके सीलिंग से लटकाया गया है। दीना ये देखकर वॉमिट कर देती है। वहाँ एक ब्लड वॉल पेंटिंग होता है जिस पर लिखा होता है, जंगल में देखे गए प्रतीक के माध्यम से उसके प्यार को महसूस करें। इससे साफ होता है कि ये सब किसी रिलीजियस ग्रुप द्वारा किया गया है। उसी दौरान कुछ स्टैटिक रेडियो नॉइज सुनकर दीना एक लाश से रेडियो उठाती है और उसे बंद कर देती है। उसी पल लड़कियों को वुल्व्स WLF सोल्जर्स के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे जल्दी से छिप जाती है। सोल्जर्स आते हैं और बॉडीज को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वे क्लियरली बहुत गुस्से में और कहते हैं कि वो उन लोगों को मार डालेंगे जिन्होंने ये किया, भले ही इसाक ने उन्हें जिंदा पकड़ने का आदेश दिया हो। एली कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और विंडो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इट्स जैम। तभी एक सोल्जर शोर करता हुआ उसके पीछे आ जाता है, लेकिन एली उसे पीछे से पकड़ लेती है और गला घोंटना शुरू कर देती है। जल्द ही दूसरा सोल्जर अपने दोस्त को बचाने आता है, लेकिन दीना उसे गोली मार देती है। एली पहले सोल्जर की गर्दन नाइफ से स्लिट कर देती है। दीना खिड़की पर गोली चलाती है और अब लड़कियां इमरजेंसी स्टेयर से नीचे उतर सकती है। जस्ट बिफोर सोल्जर्स स्टार्ट फायरिंग वे भाग निकलती है। काफी दौड़ने के बाद लड़कियां एक ट्रांजिट टनल का दरवाजा खोलती है। वो डेब्री से ब्लॉक होता है, लेकिन क्रॉल करके निकलने लायक थोड़ी जगह होती है। सोल्जर्स पीछा नहीं कर सकते क्योंकि दे आर टू बल्की टू क्रॉल। आखिरकार लड़कियां मेट्रो टनल तक पहुंचती है,
लेकिन दुर्भाग्य से सोल्जर्स को दूसरा एंट्री पॉइंट मिल जाता है और वे फ्लेयर्स फेंकना शुरू कर देते हैं। फ्लेयर की फायर से कुछ फंगस स्पोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में इन्फेक्टेड क्रीचर्स टनल से बाहर आ जाते हैं। जब सोल्जर्स उन पर फायर करने लगते हैं, एली और दीना एक ट्रेन के अंदर छिप जाती है जिसमें पहले से स्केल्टन्स पड़े होते हैं। इन्फेक्टेड उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए लड़कियां तेजी से एक ट्रेन कार से दूसरी कार में जाती है और लास्ट डोर बंद कर देती है, लेकिन इन्फेक्टेड विंडोज तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एली उन पर गोली चलाती है और दीना ट्रेन की छत पर इमरजेंसी एग्जिट खोलती है। दोनों एक दूसरे को पुश करके ऊपर चढ़ते हैं और अब ट्रेन के ऊपर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वे एक ब्रोकन एस्केलेटर पर चढ़ जाते हैं और इन्फेक्टेड उनके पास पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंच जाते हैं। आगे मेन गेट होता है, लेकिन वो पूरी तरह रस्टी और जैम होता है। तभी एक इन्फेक्टेड क्रीचर दीना के पीछे आता है और उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन एली बीच में आकर अपना हाथ बढ़ा देती है। उस क्रीचर ने एली को काट लिया, लेकिन दीना उस क्रीचर को मार देती है। फिर दोनों मिलकर गेट को हिलाते हैं और जब तक इन्फेक्टेड गेट तक पहुंचते हैं, लड़कियां गेट के बाहर निकल चुकी होती है। अब दोनों एक अबैंडन थिएटर के अंदर छिप जाती है और मेन डोर लॉक कर देती है। दीना एली की बात देखकर डर जाती है और उसे मारने के लिए गन रेडी कर लेती है। एली के पास अब ट्रूथ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो कहती है कि मैं इम्यून हूँ। दीना को इस बात पर यकीन नहीं होता। एली कहती है, यू कैन स्टे अवेक विद योर गन ऑन मी, इफ आई टर्न इन माई स्लीप शूट मी। कुछ घंटे बाद एली जागती है और दीना को अपना बाइट वाउंड दिखाती है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। दीना रोते हुए एक्सेप्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपना गन नीचे गिरा देती है। इमोशनल मोमेंट में दोनों एक दूसरे को किस करती है और फर्श पर एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दीना को पता चलता है कि एली के टैटूज दरअसल उसके पुराने बाइट मार्क को छिपाने के लिए है। फिर वो बताती है कि उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि उसने फार्मेसी में कई प्रेगनेंसी टेस्ट किए थे। उसी समय दीना द्वारा चुराया गया रेडियो ये ब्रॉडकास्ट करता है कि मेट्रो इंसिडेंट के बाद सोल्जर्स ने रिट्रीट किया है। वॉइस में अभी के ग्रुप के एक आदमी का नाम आता है जो हॉस्पिटल में लोकेटेड है। लड़कियां अपर फ्लोर पर जाती है और हॉस्पिटल के पास उठता धुआं देखती है जहां गन फायर और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एली कहती है, वी शुड स्टे अवे स्पेशली इन योर कंडीशन, लेकिन दीना सॉफ्टली जवाब देती है, नो आई वांट टू कीप गोइंग। अस्पताल में जब हेनरहान अंदर घुसती है तो वो देखती है कि बेसमेंट के सील्ड एंट्रेंस के सामने कई WLF वुल्व्स पहरा दे रहे हैं। इसके बाद वो सार्जेंट एलिस से मिलती है और पूछती है कि उसने अपने बेटे सहित खुद के कई लोगों को किल करने का फैसला क्यों किया। एलिस एक्सप्लेन करती है कि वो एक क्लेंजिंग ऑपरेशन लीड कर रही थी, इन्फेक्टेड फ्री मिशन, जिसमें बेसमेंट भी शामिल था जो सियाटल आउटब्रेक का एपिसेंटर था। टीम को वॉल्स ही नहीं, हवा में भी फंगस मिला, इसलिए दे ऑल गॉट इन्फेक्टेड इंस्टेंटली। एलिस का बेटा उसे चिल्लाकर कहता है कि दरवाजा बंद कर दो ताकि इन्फेक्शन के बाद कोई भी बाहर ना भाग सके। हेनरहान मानती है कि ये टफ लेकिन सही फैसला था और वो अपनी संवेदना जाहिर करती है। थिएटर में दीना रेडियो ब्रॉडकास्ट के बेस पर वुल्व्स की मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वे एक सेफ पाथ टू द हॉस्पिटल ढूंढ सके। वो एक रास्ता डिटेक्ट करती है जो एक वेयरहाउस से होकर जाता है। एली को अंदाजा हो जाता है कि उस रीजन में WLF पेट्रोल नहीं करते क्योंकि वो इन्फेक्टेड से फुल है, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही लड़कियां शहर पार कर रही होती हैं, उन्हें एक ग्राफिटी के नीचे डेड सेराफाइट्स का पाइल दिखाई देता है। दीना को नोसिया होने लगता है, वो ऑलमोस्ट वॉमिट कर देती है। एली उसे वापस घर ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन दीना नाराज हो जाती है और बताती है कि उसने पहली बार किसी को क्यों मारा था, एक अटैकर जिसने उसके फैमिली को किल किया था। अब दीना भी रिवेंज के लिए डिटर्मिन्ड है। वे दोनों साथ चलने पर अग्री कर लेते हैं। उस रात लड़कियां वुल्व्स की सर्च लाइट से बचते हुए स्टेल्थ में वेयरहाउस के अंदर घुस जाती है। एक बड़ा ओपन रूम होता है जहां उन्हें एक म्यूटिलेटेड बॉडी और एक इन्फेक्टी नियरबाई छुपा हुआ मिलता है। वे प्लानिंग शुरू करते हैं, लेकिन सून रियलाइज करते हैं कि चारों तरफ से मल्टीपल इन्फेक्टेड उन्हें घेर रहे हैं। एली दीना से कहती है कि वो लड़ाई के दौरान छुप जाए और अलग होने से पहले उसे किस करती है। दीना एक केज के अंदर छुप जाती है और इन्फेक्टेड को शूट करने लगती है, लेकिन जल्द ही उसके पास एमो खत्म हो जाता है और इन्फेक्टेड केज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एली भी भरपूर लड़ाई करती है और इन्फेक्टेड को गनफायर से मारती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और एली इवेंचुअली जमीन पर गिर जाती है। तभी कोई अननोन शूटर शैडो से हमला करता है और इतनी इन्फेक्टेड को मार गिराता है कि बाकी भाग जाते हैं। जब वो फिगर करीब आता है तो रिवील होता है कि इट्स जेस से। तीनों वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं, लेकिन तुरंत सर्च लाइट उन पर पड़ जाती है। जेस से सोल्जर्स पर फायर करता है और सभी मिलकर पार्क में छिप जाते हैं। वुल्व्स पीछा नहीं करते, यानी उस जगह में कुछ तो खतरा है। जब वे पार्क में कॉशियसली मूव करते हैं, जैसे बताता है कि टॉमी भी सियाटल में है, तभी एक सीटी विसल की आवाज आती है और वे रियलाइज करते हैं कि सेराफाइट्स पार्क में मौजूद है। सेराफाइट्स ने एक वुल्फ को पकड़ लिया है जो जान बचाने के बदले इन्फो देने की कोशिश करता है, लेकिन सेराफाइट्स उसे फांसी पर लटकाकर सिकल से उसका पेट चीर देते हैं। उसी वक्त एक और विसल बचता है जो सेराफाइट्स को निर्देश देता है और एक एरो दीना के पैर में लग जाता है। एली तुरंत जेसे को कहती है, टेक दीना टू द थिएटर। वो खुद सेराफाइट्स को डाइवर्ट करने निकल जाती है। अब एक इंटेंस चेस शुरू होता है और एली को एरो से बचते हुए भागना पड़ता है। वो एक जायंट रूट वाले ट्री के अंदर छिप जाती है और सेराफाइट्स उसे ढूंढ नहीं पाते। उनके चले जाने के बाद एली बाहर निकलती है और अब वो हॉस्पिटल के पास पहुंच चुकी होती है। हॉस्पिटल के चारों ओर मल्टीपल गार्ड होते हैं और एक स्निफर डॉग भी है जो एली की आहट पर भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन एली तेजी से मूव करती है और दीवार में एक छोटा होल ढूंढकर अंदर घुस जाती है।
अंदर उसे नोरा मिलती है, जो अब्बी की एक साथी है। नोरा एली को अब्बी की लोकेशन बताने से इनकार कर देती है। एली को रोकने के लिए नोरा एक कंटेनर फुल ऑफ डेब्री उस पर फेंक देती है और चिल्लाकर मदद मांगती हुई भागती है। एली उसका पीछा करती है, लेकिन तभी WLF सोल्जर्स आते हैं और एकदम से गनफायर शुरू हो जाती है। नोरा खुद को एक डेड एंड में फंसा हुआ पाती है और एक शाफ्ट में चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिफ्ट गिर जाती है और वो बेसमेंट में गिर जाती है। एली ऊपर से फायर करती रहती है, जिससे नोरा को मजबूरन बेसमेंट में भागना पड़ता है और एली तुरंत उसका पीछा करती है। दीवारों पर हर जगह फंगस फैला होता है और बीजाणु स्पोर्स हवा में तैर रहे होते हैं। कुछ WLF सोल्जर्स फंगस में फंस जाते हैं, जिनमें एलिजा का बेटा भी शामिल होता है। नोरा अब जमीन पर गिरकर खांस रही होती है और जब वो देखती है कि एली स्पोर फिल्ड एटमॉस्फेयर में भी ठीक है, तो उसे रियलाइज होता है कि ये वही इम्यूनिस्ट गर्ल है जो कभी क्लिनिक में थी। लेकिन जब नोरा फिर भी अब्बी की लोकेशन नहीं बताती, तो एली उसे लोहे के पाइप से पीटना शुरू कर देती है। फ्लैशबैक 1983। जोएल और टॉमी को युवा लड़कों के रूप में दिखाया जाता है। वे हाल ही में किसी ट्रबल में फंसे थे और अपने पिता से डर रहे थे, जो उन्हें मारने वाले थे। जोएल ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर से सीधे सवाल पूछेगा, तुमने हमें मारा क्यों? पिता ने बताया कि उनके दादा ग्रैंडफादर ने उनके साथ और भी बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने कहा, आई एम ट्राइंग टू बी बेटर और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम भी मुझसे बेहतर बनोगे। 2024 में टॉमी एक डिस्टर्ब्ड एली को उसके रूम में लाता है और जोएल को बताता है कि जब वो किचन में काम कर रही थी तब उसकी बाह जल गई थी, इसलिए वो पेन किलर्स ले रही थी। एली मानती है कि वो फिर से शॉर्ट स्लीव्स पहनना चाहती है, लेकिन अब बाइट का निशान उसके शरीर पर परमानेंट स्कार बन गया है। अगली सुबह एली का 15वां बर्थडे होता है। जोएल उसे एक केक और गिटार देकर सरप्राइज करता है, जिस पर उसने खुद के हाथों से कार्विंग की होती है। डिनर के बाद जोएल उसके लिए एक गाना बजाता है और वादा करता है कि वो उसे गिटार सिखाएगा। 2025 में जोएल एली को उसके 16वें बर्थडे पर एक ट्रिप पर ले जाता है। उन्हें एक विशाल टी-रेक्स की स्टैचू मिलती है, जिस पर एली एक्साइटमेंट में चढ़ जाती है। इसके बाद जोएल उसे एक म्यूजियम ले जाता है, जहां स्पेस एग्जीबिशन होती है। वे अपोलो 15 कमांड मॉड्यूल में घुसते हैं। एली उसमें मौजूद स्विचेस से खेलती है। जोएल उसे एक कैसेट टेप गिफ्ट करता है, जिसमें अपोलो 11 की काउंटडाउन और लॉन्च की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। एली क्लियरली इमेजिन करती है खुद को स्पेस में जाते हुए। 2026 में जोएल एक और केक लेकर एली के 17वें बर्थडे पर घर आता है। जब वो एली के कमरे में एंटर करता है, तो देखता है कि एली और एक लड़की अपनी शर्ट्स वापस पहन रही है। लड़की के जाने के बाद जोएल देखता है कि एली के पास एक इंक गन है और वो एक टैटू बनवा रही थी। साथ ही कमरे में मैरिजवाना मैरी जेन की स्मेल भी होती है। जोएल गुस्से में एक्सप्लोड कर देता है और उसे टीनेज स्टुपिडिटी के लिए डांटता है। इससे दोनों में इंटेंस लड़ाई हो जाती है। उसी रात जोएल देखता है कि एली अपना गद्दा उठाकर गराज में शिफ्ट कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी प्राइवेसी चाहती है। फिर से बहस होती है, लेकिन इस बार जोएल एक्सेप्ट करता है कि एली अब बड़ी हो गई है और उसे खुद की स्पेस की जरूरत है। जोएल उसे गराज में शिफ्ट करने की परमिशन दे देता है, लेकिन कहता है, वेट, पहले मैं उसे ठीक कर दूं। 2028 में जोएल एली को उसकी फर्स्ट पेट्रोल ड्यूटी पर लेकर जाता है, उसके 19वें बर्थडे पर। जोएल कोशिश करता है कि वो एली से कनेक्ट कर पाए, उसे पेट्रोल के बेसिक सिखाकर, लेकिन एली का रिएक्शन कोल्ड होता है। वो जोएल से क्लिनिक की सच्चाई जानने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी एक अर्जेंट कॉल आता है। कोई यूजीन की मदद के लिए पुकार रहा होता है। दोनों घोड़ों को पीछे छोड़कर चट्टान से नीचे उतरते हैं। उन्हें फार अवे इन्फेक्टेड की चीखें और गनफायर की आवाजें सुनाई देती है। अचानक एक घोड़ा एक स्काउट की लाश को खींचता हुआ भागता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जमीन पर एक मरा हुआ इन्फेक्टेड दिखता है। अंत में उन्हें यूजीन मिलता है, जो काट लिया गया था और मरने से पहले अपनी वाइफ से मिलना चाहता था। एली उसे गिनो 10 तक कहती है और उसके हाथ को चेक करती है, ताकि वेरीफाई कर सके कि उसमें अभी कोई ट्रेमर नहीं है, यानी कन्वर्शन से पहले थोड़ा वक्त बचा है। जोएल एली से घोड़े लाने को कहता है, लेकिन जैसे ही एली निकलती है, जोएल यूजीन को एक प्राइवेट जगह पर ले जाकर उसे गोली मार देता है। वापस शहर में एली जोएल से बात करने से इनकार कर देती है। जोएल यूजीन की बॉडी को गेल के सामने पेश करता है और कुछ मीठे आखिरी शब्द गढ़कर सुनाता है, ये कहते हुए कि उसने बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन एली रोते हुए सच बता देती है कि यूजीन को उसने नहीं, जोएल ने मारा था। गेल जोएल को थप्पड़ मारती है और उसे भेज देती है। न्यू ईयर पार्टी के 9 महीने बाद एली ने फिर से यूजीन का मामला उठाया और उसे शक हुआ कि शायद जोएल ने क्लिनिक के बारे में भी झूठ बोला हो। इस बार जोएल ने आखिरकार सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि वहां कोई और इम्यून इंसान नहीं था और उसने एली को इसलिए वहां से ले आया था क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसकी डेथ तय थी। एली गुस्से में आ गई क्योंकि उसे लगा था कि यही उसका पर्पस था और जोएल ने वो पर्पस उससे छीन लिया। जोएल ने कहा, आई डू इट अगेन, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी समझ भी नहीं सकती। और उसने ये उम्मीद जताई कि एक दिन एली अपने बच्चों के लिए उससे बेहतर बन पाएगी। वर्तमान में जेस से दीना के एरो वाउंड की देखभाल करता है।
वो अल्कोहल से वाउंड डिसइंफेक्ट करता है और दर्द के लिए उसे थोड़ा पीने को कहता है, लेकिन दीना बिना वजह बताए मना कर देती है। कुछ देर बाद एली वापस आती है और दीना को आराम करते हुए देखकर राहत महसूस करती है। जब दीना उसकी इंजरी की ड्रेसिंग करती है, एली उसे बताती है कि नोरा ने अब्बी की लोकेशन के बारे में एक अजीब सा वर्ड कहा जो सुनने में वेल या बील जैसा लग रहा था। एली एडमिट करती है कि उसने नोरा को मरने के लिए छोड़ दिया था और उसे डर है कि ऐसा करना कितना आसान था। इसके बाद वो दीना को क्लिनिक इंसिडेंट और इम्यूनिटी की पूरी कहानी बता देती है। दीना कुछ समझ नहीं पाती कि क्या महसूस करे और फिर बस इतना कहती है, हमें वापस घर चलना चाहिए। नेक्स्ट डे दीना एली को अपना ब्रेसलेट देती है एज अ गुड लक चार्म। फिर जैसे और एली निकलते हैं बुक स्टोर की तरफ, जहां उन्हें टॉमी को ढूंढना होता है। रास्ते में जैसे कहता है कि उसे पता है कि एली और दीना अब एक कपल है और उसे ये भी क्यूरियोसिटी है कि दीना ने शराब पीने से मना क्यों किया। एली कुछ कहने से मना कर देती है, लेकिन जैसे खुद ही अंदाजा लगाता है कि शायद दीना प्रेग्नेंट है। फिर वो सार्कास्टिकली कहता है, थैंक्स एली, अब मेरा बच्चा वॉर जोन में फंसा हुआ है। कुछ मोमेंट्स बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है, उन्हें गन शॉट सुनाई देती है और दोनों छिपने के लिए भागते हैं। वो देखते हैं कि कुछ WLF सोल्जर्स एक यंग लड़के को टॉर्चर करने वाले हैं। उसके कपड़े उतारकर उसे पीटने की तैयारी में है। एली उसे बचाना चाहती है, लेकिन जैसे उसे फोर्सफुली रोकता है क्योंकि उनकी संख्या कम होती है। WLF बेस कैंप में एलिस और इसाक एक नई मिशन पर चर्चा कर रहे होते हैं। कुछ ऑफिसर्स उस प्लान के सपोर्ट में होते हैं, लेकिन कुछ क्लियरली अपोज करते हैं। वो अबी और उसके दोस्तों की भी चर्चा करते हैं क्योंकि काफी समय से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। इसाक सस्पेक्ट करता है कि अबी और उसका क्रू गायब हो चुका है और अगर वो मर गया तो वो चाहता है कि अबी लीडरशिप ले, लेकिन एलिस को यकीन है कि अबी भाग गई है और ये उसका मकसद नहीं था। बुक स्टोर पर एली और जैसे को टॉमी नहीं मिलता। एली एक चिल्ड्रंस बुक उठाती है और सोचती है कि वो दीना को गिफ्ट में दे सकती है। तभी जैसे बताता है कि उसे एक और लड़की से प्यार था जो अब मैक्सिको चली गई है। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रहना चाहती थी। तभी रेडियो पर मैसेज आता है कि मैरिना में किसी मिस्टेरियस स्नाइपर ने WLF सोल्जर्स पर हमला कर दिया है। एली और जेस से सोचते हैं कि ये टॉमी हो सकता है, इसलिए वो अपर फ्लोर्स की ओर दौड़ते हैं ताकि स्नाइपर की पोजीशन देख सके। एली एक बिल्डिंग पर फेरिस व्हील और एक वेल का ग्राफिटी देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि नोरा उसी की बात कर रही थी। अब एली अबी को ढूंढना चाहती है, लेकिन जैसे कहता है कि अभी टॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिवील करता है कि उसने इस रिवेंज मिशन के खिलाफ वोट किया था। दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है और वे अलग हो जाते हैं। भारी बारिश के बीच एली डॉक एरिया पर पहुंचती है और देखती है कि इसाक और उसके सोल्जर नावों में बैठकर एक आइलैंड की तरफ रवाना हो रहे हैं। एली भी एक बोट लेती है और एक्वेरियम पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान इतना जोरदार होता है कि वेव्स उसकी नाव पलट देती है। एली किसी तरह किनारे तक पहुंचती है, लेकिन तभी सेराफाइट्स उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। एली उन्हें बताती है कि वो आई एम नॉट अ वुल्फ, लेकिन फिर भी सेराफाइट्स उसे फांसी पर लटका देते हैं। जब वो उसे मारने वाले होते हैं, विलेज में अचानक डेंजर सिग्नल बजता है और सब सेराफाइट्स भाग जाते हैं एली को वहीं छोड़कर। एली किसी तरह खुद को फांसी से छुड़ाती है, वापस नाव पर लौटती है और देखती है कि द्वीप पर धमाके हो रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वुल्व्स ने सेराफाइट विलेज पर हमला कर दिया है। एली वापस एक्वेरियम की ओर निकलती है। वहां पहुंचकर वो छत पर चढ़ती है और टूटे हुए स्काईलाइट से अंदर घुसती है। वो देखती है कि बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। वहां के सामान और फुटप्रिंट से पता चलता है। एली उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है और पहुंचती है जहां मेल और ओवेन बैठे हुए होते हैं। वो दोनों अब्बी के साथ भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एली अचानक अपना आप रिवील करती है और गन पॉइंट पर उनसे पूछती है कि अब्बी कहाँ है, नक्शे पर दिखाओ। ओवेन एक्ट करता है कि वो मैप उठाने वाला है, लेकिन वो अचानक गन की तरफ झपटता है। एली इंस्टेंटली उसे गोली मार देती है। बुलेट ओवेन को चीरती हुई निकल जाती है, लेकिन मेल भी घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। मेल घबराकर अपनी जैकेट खोलती है और दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो एली से कहती है, प्लीज पेट चीर के बच्चा निकाल लो ताकि बेबी को बचाया जा सके। एली शॉक में होती है। मेल कुछ मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसे कैसे ऑपरेशन करना है, लेकिन एली को कुछ समझ नहीं आता और फिर मेल मर जाती है और बेबी भी नहीं बच पाता। एली टोटली ब्रेक डाउन हो जाती है। वो गिल्ट और शॉक में डूब जाती है। उसी समय उसे टॉमी और जेस से मिल जाते हैं, जो उसे वापस थिएटर में लेकर चले जाते हैं। थिएटर में सभी लोग एक सेफ रास्ता ढूंढने के लिए मैप देख रहे होते हैं। तभी उन्हें लॉबी से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो तुरंत चेक करने भागते हैं। जैसे ही जेस से बाहर आता है, उसे सिर में गोली लगती है और वो तुरंत मर जाता है। एली छिप जाती है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, गेट आउट और आई शूट है। वो आवाज होती है अबी की। अबी टॉमी को बंदूक की नोक पर रखकर एली को बाहर बुलाती है। एली जैसे ही बाहर आती है, अबी गोलीबारी शुरू कर देती है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि अबी इस पूरे समय सीहॉक स्टेडियम में रह रही थी,
जो कि एक मैसिव WLF कंपाउंड होता है। वहीं से वो प्लानिंग और ऑपरेशंस संभाल रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियोस आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।